नेता जो पुलिस की वर्दी छोड़कर राजनीति में आया, वो नेता जिससे बेहतर चुनाव नतीजों को कोई दूसरा नेता कभी भाप नहीं पाया, वो नेता जो कभी किंग नहीं बना लेकिन अपने पूरे राजनीतिक करियर में किंग मेकर बना रहा, नेता जिसने बिहार में अग्रे और पिछड़े की राजनीति के बीच दलित राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई, नेता जिसे राजनीति के अखाड़े में मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा दी गई, वो नेता जो राजनीति में लालू यादव और नीतीश कुमार का सीनियर रहा लेकिन कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। ऐसा नेता जिसने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया और जब पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कभी टूट ही नहीं पाया। उस नेता की कहानी उसके जन्म के बजाय एक अहम हिस्से से शुरू करते हैं जिसने बिहार और देश के वो नेता दिया जो 6 प्रधानमंत्रियों के करीब रहा। ये साल 1969 का था और खगड़िया जिले में कोसी नदी के करीब बसे सहरबन्नी गांव के एक टूटे फूटे से घर में खुशियां छाई हुई थी। जमुन पासवान और सिया देवी का परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा था क्योंकि घर का बड़ा लड़का बिहार पुलिस में डीएसपी बन गया था। लेकिन यह खुशी तब काफूर हो गई जब उस लड़के ने घर पहुंचकर पिता से कहा कि वो वर्दी नहीं पहनेगा बल्कि सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर विधायक बनेगा। बेटे पासवान की बात सुनकर पिता दुखी हो गए क्योंकि डीएसपी की नौकरी पूरे परिवार को आर्थिक मंदी और जिल्लत से भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन बेटे के आगे पिता ने चुप रहना मुनासिब समझा और बेटे को राजनीति में कदम रखने के लिए मौन सहमति दे दी। आज बात हो रही है बिहार के गांव से निकलकर देश में बड़ा दलित नेता बने रामविलास पासवान की। कोसी और करेह नदी के बीच बसा सहरबन्नी गांव भी आजादी से पहले के बिहार के आम गांव जैसा ही था। गांव में दलितों की एक अलग थलग बस्ती थी और इसी बस्ती में 5 जुलाई 1946 को जन्म हुआ रामविलास पासवान का। हालांकि रामविलास पासवान का परिवार दूसरे दलित परिवारों से थोड़ा सा संपन्न था क्योंकि उनके पास 3 बीघा जमीन थी। जमुन पासवान ने ये पहले ही तय कर लिया था कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो अपने समाज के लिए कुछ काम कर सके। बिहार पर किताब जेपी टू बीजेपी बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश कुमार में संतोष सिंह ने भी यही तथ्य बताए हैं। अच्छी बात यह थी कि गांव के करीब ही जगमोहड़ा स्कूल था जिसमें रामविलास पासवान, उनके भाई पशुपति पारस और 2 चचेरे भाई भी इसी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल जाने के लिए चारों भाई करा नदी पार करके जाते थे, यानी स्कूल करीब तो था लेकिन नदी की बाधा को पार करना भी जरूरी था। पर देश बदलने की ठान चुके रामविलास पासवान भी नदी जैसी चुनौती को बेहद छोटी समझते थे। प्राइमरी की पढ़ाई करने के बाद रामविलास पासवान आगे की शिक्षा के लिए खगड़िया पहुंचे। वहां के पीडब्ल्यूडी स्कूल गए। हॉस्टल में रहते हुए ही पासवान सभाओं में भाषण देने लगे, डिबेट्स में हिस्सा लेने लगे और स्कूल के छात्रों में पहली बार पासवान में एक नेता देखा। स्कूल के वक्त से ही पासवान की पढ़ाई की नींव मजबूत पड़ी, इसलिए रामविलास पासवान एक के बाद एक सभी परीक्षाएं पास करते गए और वक्त आ गया डीएसपी की नौकरी पाने का। लेकिन रामविलास पासवान डीएसपी बने ये नियति को मंजूर नहीं था। पासवान की मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई। वो शख्स था लक्ष्मी आर्य, जिन्होंने डीएसपी के पद पर चयन हो जाने वाले रामविलास पासवान से कहा था कि या तो वो तय कर ले उन्हें नौकर बनना है या फिर सरकार। और यही वो वक्त था जब पासवान ने सरकार बनना तय किया। ये सब कुछ हो रहा था साल 1969 में। ये वही साल था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने थे और इसी दौर में जयप्रकाश नारायण जैसे लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। इसी दौर में बिहार में अगली पीढ़ी के नेता रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीति का कायदा पढ़ रहे थे। चुनावों से पहले पटना में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की भी बड़ी बैठक हो रही थी। इसी बैठक में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता युवा चेहरों की तलाश कर रहे थे और इसी बैठक में मौजूद लक्ष्मी आर्य इस नेताओं से रामविलास पासवान के नाम का जिक्र करते हैं। बिहार के खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर उस वक्त के सबसे ताकतवर नेता थे मिश्री सदा, जो आजादी के बाद से ही लगातार उस सीट से विधानसभा चुनाव जीत रहे थे। मिश्री सदा का कद इतना बड़ा था कि कांग्रेस का कोई दूसरा नेता उनकी बात को काट तक नहीं सकता था। कांग्रेस के मजबूत गढ़ अलौली में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सेंध लगाने की सोच रही थी। चुनावों की
वामपंथी दलों ने मिश्री सदा का मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार उतारे भी थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के बाद उस दौर में देश में कांग्रेस की तूती बोलती थी और कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने बार बार वामपंथी उम्मीदवार खेत रहते थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को लक्ष्मी आर की बात भा गई और ढलती उम्र वाले मिश्री सदा के सामने रामविलास पासवान को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया। पासवान को टिकट मिलने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प वाकया भी हुआ। रामविलास पासवान एक पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे थे, जिसमें मिश्री सदा भी अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे। मिश्री सदा को मालूम तक नहीं था कि पासवान कैसे दिखते हैं और उन्होंने पासवान के सामने ही कहा कि एक नया लौंडा है जो मुझे मेरे ही घर में चुनौती देने आया है। रामविलास पासवान ने लौंडा शब्द को दिल से लगा लिया और ठान लिया कि इस बार मिश्री सदा को पद से हटा देना है। पासवान अपने थोड़े बहुत समर्थकों के साथ जी जान से प्रचार में जुट गए। पासवान के पास ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही ज्यादा पैसे, इसलिए उन्होंने एक साइकिल खरीदी और इसी साइकिल पर अपने दोस्त जगदीश के साथ बैठकर गांव-गांव जाते और प्रचार करते। इस चुनाव प्रचार की बदौलत पासवान गांव-गांव पॉपुलर होते चले गए। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भी ये पता तक नहीं था कि रामविलास पासवान कौन है। उस दौर में पासवान के लिए प्रचार करने बड़े समाजवादी नेता रहे रामजीवन सिंह और मधु लीनिये चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वोटिंग का दिन आया। मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद कर दी। सभी को लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा है और जीत तो मिश्री सदा की ही होने वाली है। लेकिन मतपेटी खुलने के थोड़े वक्त बाद ही पासवान जानते थे कि उनकी मेहनत का सही फल जनता ने मतपेटी में बंद रखा है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी यही मानकर बैठी थी कि अलौली सीट पर कुछ नहीं हो सकता। वोटों की गिनती शुरू हुई और जैसे जैसे ये गिनती आगे बढ़ती रही, मिश्री सदा के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ती रही। पासवान जो उस वक्त गुमनाम थे, उनके चेहरे का तेज बढ़ता रहा। आखिरी मतपेटी में वोटों की गिनती खत्म होते होते रामविलास पासवान 700 वोट से चुनाव जीत चुके थे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और कर्पूरी ठाकुर भी चुनाव नतीजा सुनकर दंग रह गए थे। रामविलास पासवान अपने समकक्ष नेताओं लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी से पहले राजनीति में उतरे और विधायक भी बन गए। खगड़िया से निकलकर रामविलास पासवान पटना के विधायक फ्लैट में अपने भाई के साथ रहने लगे। इसी दौरान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता ने पासवान के घर पर दस्तक दी और पूछा कि अलौली के विधायक जी से मिलना है। सामने मौजूद शख्स ने कहा कि पासवान जी अभी बाहर गए। इस पर जवाब मिला कि जब विधायक जी लौटे तो कह दीजिएगा कि कर्पूरी ठाकुर उनसे मिलने आए थे। हैरत की बात है कि पासवान भी कर्पूरी ठाकुर को नहीं पहचानते थे और उनका नाम सुनते ही कदमों में गिर गए। कहा कि पहचानने में भूल हो गई और वो ही रामविलास पासवान है। जल्दी रामविलास पासवान का कद पार्टी में बढ़ने लगा। वो कर्पूरी ठाकुर के करीबी नेता बन गए और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में महासचिव भी बना दिए गए। साल 1969 से 1978 आते आते बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका था। बिहार में जेपी के आंदोलन ने केंद्र में इंदिरा सरकार की चूल्हे हिला दी थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। विपक्ष के तमाम नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। जेल जाने वाले रामविलास पासवान भी थे, जिन्हें 1975 में अरेस्ट किया गया और इमरजेंसी हटने तक वो जेल में ही रहे थे। 1977 के जनवरी महीने की 18 तारीख को इंदिरा गांधी ने चुनावों का ऐलान कर दिया। इन चुनावों का ऐलान कर इंदिरा गांधी ने विपक्ष को अचंभे में डाल दिया था, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ। कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए जनता पार्टी का गठन किया गया। चुनाव चिन्ह बना किसान, जिसके कंधे पर हल रखा था। हाजीपुर लोकसभा सीट पर जयप्रकाश नारायण के पसंदीदा उम्मीदवार रामविलास पासवान थे, लेकिन जनता पार्टी के सीनियर लीडर रामसुंदर दास को टिकट दे दिया। ये खबर लेकर रामविलास पासवान जेपी के पास पहुंचे और जेपी ने ऐलान कर दिया, पार्टी चाहे जिसे भी टिकट दे, लेकिन उनके उम्मीदवार तो रामविलास पासवान ही रहेंगे। जेपी की बात कोई कैसे काट सकता था। रामसुंदर दास को पीछे हटना पड़ा और रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा से चुनाव में उतर गए। अपने पहले ही लोकसभा चुनाव से रामविलास पासवान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। चुनाव में कांग्रेस के बालेश्वर राम को मिले 44,462 वोट और रामविलास पासवान को मिले 4,69,007 वोट। कुल वोट का 89% से ज्यादा हिस्सा रामविलास पासवान को मिला था, जो उस वक्त एक रिकॉर्ड था। पासवान ने 4,24,545 वोट से जीत दर्ज की थी
उस वक्त तो रामसुंदर दास ने अपना नाम वापस लेकर पासवान की जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन 2009 में रामसुंदर दास ने इतिहास बदल दिया। रामसुंदर दास 2009 के लोकसभा चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और रामविलास पासवान को हाजीपुर सीट से हरा दिया। रामविलास पासवान की राजनीति पर कुछ और बात की जाए, उससे पहले थोड़ी बात उनके व्यक्तिगत जीवन पे भी होनी चाहिए। पुराने दौर में भारत में बाल विवाह की प्रथा थी और रामविलास पासवान का परिवार भी उस प्रथा से अछूता नहीं था। रामविलास पासवान जब सिर्फ 8 साल के थे तभी उनकी शादी कर दी गई थी। उनकी पत्नी बनी थी राजकुमारी देवी। 1977 के चुनाव में कम उम्र के युवा नेता ने हाजीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कर दी थी। ये बात दिल्ली के अफसरों के गलियारों तक भी पहुंच चुकी थी। उस वक्त देश के वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर रहे थे गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह और रामविलास पासवान के बीच करीबियां बढ़ी तो घर पर आना जाना भी शुरू हो गया। गुरबचन सिंह की बेटी अविनाश कौर उन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। पासवान जैसे फायरब्रांड नेता के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा। प्रदीप श्रीवास्तव अपनी किताब रामविलास पासवान संकल्प, साहस और संघर्ष में लिखते हैं कि रामविलास पासवान दिल्ली पहुंचे तो वो पान खाने और सिगरेट पीने के शौकीन थे। एक दिन बातों ही बातों में अविनाश कौर ने उनसे कहा कि क्या आप ये पान और सिगरेट की लत नहीं छोड़ सकते। पासवान ने जवाब दिया कि इसी पल से छोड़ता हूं, और फिर रामविलास पासवान ने दोबारा कभी चाय, पान और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। बाद में रामविलास पासवान ने अविनाश कौर से 1983 में शादी की और अविनाश कौर ने अपना नाम बदलकर रीना पासवान रख लिया। चिराग पासवान भी रीना पासवान और रामविलास पासवान के ही बेटे हैं। 2014 में रामविलास पासवान ने चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में बताया था कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी से 1981 में ही तलाक ले लिया था। पहली पत्नी राजकुमारी देवी से रामविलास पासवान को 2 बेटियां आशा और उषा हैं। 1969 से 2019 तक गंगा और कोसी में न जाने कितना पानी बह गया, लेकिन रामविलास पासवान की राजनीति का दरख्त मजबूती से खड़ा रहा, जिसे अब उनके बेटे चिराग पासवान मजबूती से थामे हुए हैं। जिस तरह उनके पिता राजनीति सूझबूझ से हर सरकार में करीब रहे, कुछ वैसा ही गुण बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान के बयानों में नजर आने लगे हैं। रामविलास पासवान देश के ऐसे नेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में जगह पाई। वो वीपी सिंह और इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट में मंत्री रहे। देवगौड़ा और वाजपेयी सरकार के कैबिनेट में भी मंत्री पद पर रहे। मनमोहन सिंह और मोदी सरकार में भी मंत्रालय उनके अधीन रहे। रामविलास पासवान को चुनाव से पहले ही आभास हो जाता था कि इस बार कौन सा गठबंधन जीतने वाला है। तभी तो वो 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए और 2004 के चुनाव से पहले यूपीए का हिस्सा बन गए। मई 2004 में चुनाव के नतीजे आए तो यूपीए सरकार बनाने के करीब थी। एनडीए को हार मिली थी। 21 मई की रात रामविलास पासवान के फोन की घंटी बजी। फोन पर उन्हें बताया गया कि सोनिया गांधी रामविलास पासवान से मिलना चाहती। रामविलास पासवान जब सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो वहां मौजूद मनमोहन सिंह ने उन्हें रेलवे, टेलीकॉम या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में से एक का ऑफर दिया गया। उस दौर में रेल बजट अलग से पेश हो रहा था और पासवान ने रेल मंत्रालय ही अपने लिए चुना। दावा किया जाता है कि लालू यादव ने जब रामविलास पासवान से बात की तो उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए अरने से इनकार कर दिया, लेकिन सोनिया को कह दिया कि रेलवे के अलावा लालू को कोई और मंत्री पद मंजूर नहीं। इसके बाद पासवान सोनिया गांधी से मिले और स्वयंतः स्वर में बोले, सरकार बन चुकी है, उन्हें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, सरकार को बाहर से समर्थन देते रहेंगे। रामविलास पासवान उखड़ चुके थे और तब अहमद पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से दिल्ली के अस्पताल में मुलाकात की। वीपी सिंह अहमद पटेल के साथ पासवान के घर पहुंचे और पासवान को मना लिया गया। 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन मंत्रालय नहीं बांटे गए थे। इसी रात करीब 1 बजे पासवान के बेडरूम में लगे फोन की घंटी बजी। उन्हें कहा गया कि सोनिया गांधी फोन पर बात करेंगे। सोनिया गांधी ने फोन थामा और पासवान से 10 जनपद आने को अनुरोध किया। आधी रात में ही पासवान 10 जनपद पहुंचे, जहां मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। मनमोहन सिंह के हाथ में मंत्रालयों की लिस्ट थी। इस मीटिंग में तय हुआ कि रामविलास पासवान को एक के बजाय 2 मंत्रालय दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें इस्पात मंत्री के साथ साथ उर्वरक और रसायन मंत्रालय का भी जिम्मा
दे दिया गया। फिर 2014 के चुनाव से पहले रामविलास पासवान एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बने। मोदी सरकार में पासवान कंज्यूमर अफेयर्स और खाद्य मंत्रालय को संभालते रहे। 1969 में पासवान एक बार विधायक चुने गए। 1977 में पहली बार वो हाजीपुर से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे और 8 बार हाजीपुर जबकि एक बार रोसड़ा सीट से सांसद बने। 2010 और 2019 में वो बिहार से ही राज्यसभा सदस्य बने। 90 के दशक में जब जनता दल टूट रहा था, उसी दौर में केंद्र सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान ने 28 नवंबर 2000 को लोक जनशक्ति पार्टी बनाई और वो अपने निधन तक इस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। रामविलास पासवान भारत के उन गिने चुने नेताओं में शुमार हैं जिनका राजनीति में सितारा हमेशा बुलंद रहा। वो केंद्र सरकार में रेलवे, खान, लेबर और इंफॉर्मेशन तकनीकी मंत्रालय भी वक्त वक्त पर संभालते रहे। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी पर पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस ने कब्जा कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई और अभी चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रामविलास पासवान की, जिन्होंने राजनीति में अपना झंडा और परचम हमेशा लहराते रहे। और इस कहानी में आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के राजनीतिक यात्राएं की हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप लालू यादव की कहानी को सुनना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया, आगे बढ़ाया, अपना पार्टी, अपना दल बनाया, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोड।